अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़ इट्स ओवर 8 लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ईरान सो दैट वी कैन लिंक इट विद ओवरऑल करंट सिनेरियो ऑफ ईरान। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं आपकी यहाँ पे चीज़ों का लिंक डेवलप कर दूँ। बेसिकली जो ईरान है, ईरान, टर्की, ये दो कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका मुस्लिम हिस्ट्री के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। यानी कि ये इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी जो कल्चर है, वो सारा इस्लाम के इमरजेंस से पहले का है। तो यहाँ पे इस्लाम को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, डेवलपमेंट मिली, और इससे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम कुछ भी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ईरान के मैप को देखेंगे। ये ईरान है हमारे पास, ये ईरान है। यहाँ से ये सारा आप देखें ईरान है, और यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे रोमन एम्पायर है, ठीक है, ये रोमन एम्पायर है यहाँ पे। और अगर हम इसको देखें, इधर ईरान, और फिर इधर यहाँ पे एम्पायर ससानीद एम्पायर। ये PPSC का क्वेश्चन भी था क्या है, बल्कि ये PPSC FPSC का अक्सर ही क्वेश्चन आता है, ससानीद एम्पायर लिंक विद विच कंट्री। तो ये ईरान से इसका ताल्लुक है। तो यहाँ पे थी ससानीद एम्पायर थी, जिनका मज़हब पारसी था, ठीक है। और ये ईरान की सबसे लास्ट वाली जो एम्पायर थी वो ससानीद थी। फिर नीचे आप आ जाएँ तो यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है। और अगर हम बात करें इस्लाम की, तो ये देखेंगे ये इस्लाम है, ठीक है। मैंने उर्दू में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये इस्लाम है। मतलब ये घिरा हुआ था रोमन एम्पायर से, ईरान से, और अरेबियन पेनिनसुला से, फिर यहाँ पे एम्पायर भी थी, इन सब से ये घिरा हुआ था इस्लाम। तो फिर इस्लाम जो है वो इमर्ज हुआ इन सब के दरमियान में, और फिर क्या किया इस्लाम ने, इन सब इलाकों को, इन सब रीजन्स को अपनी लपेट में ले लिया। तो सबसे पहले 622 में, यानी कि ये बात है तकरीबन इस्लाम की आमद से कबल, यानी कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले। तो इस्लाम 622 में कैप्चर करता है ईरान को, ठीक है, और फिर ये हब बन जाता है मुस्लिम्स का। तो इस तरह से ईरान की जो हिस्ट्री है वो कहते हैं कि एक डीपली लिंक्ड है विद मुस्लिम्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम की। तो ईरान जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आती है। रेवोल्यूशन ज़ाहिर है जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें रेवोल्यूशन आई, तभी उनकी मॉडर्न शेप हमारे पास सामने आई। जैसे अगर हम बात करें रशिया की, तो वहाँ पे भी रेवोल्यूशन आई है। अगर हम बात करें US की, चाइना की, इंडिया की, पाकिस्तान, मतलब कोई भी कंट्री है, उसको अपनी प्रेजेंट फॉर्म में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल से गुजरना पड़ा है। तो इस तरह ईरान भी था। ईरान में क्या मामला चल रहे थे, ईरान में डायनेस्टीज़ थी, और इसके अंदर वो बादशाहत का सेटअप था। फिर होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर रेवोल्यूशन आती है, इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है। ये इस्लाम से दूर नहीं हटते, ये अपने डोमेन को इस्लाम के अंदर ही रखते हैं। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है 1979 के अंदर। ये भी क्वेश्चन है FPSC PPSC का 1 पेपर क्वेश्चन अक्सर ही आता है कि ईरानियन रेवोल्यूशन कब आई थी, 1979 में आई थी। फिर अगर हम बात करें, ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था, जो कि इसका नाम चेंज हो के बाद में ये ईरान बन गया। तो ये चेंज कब हुआ था, 1935 में रज़ा शाह पहलवी ने इसको चेंज किया था। फिर होता कुछ इस तरह से है कि इस्लाम की आमद से पहले 2 मेजर एम्पायर थी, एक पर्शियन एम्पायर और दूसरी रोमन एम्पायर, ठीक है। जो पर्शियन एम्पायर थी वो बेसिकली मुस्लिम थे, जो रोमन्स थे वो तो ऑब्वियसली वो नॉन मुस्लिम्स थे। तो ये 2 एम्पायर से जिनके दरमियान में टसल्स चलते थे। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले भी आपको मैप दिखाया था, अगेन आप देखें एक दफ़ा मैप को, ये ईरान है हमारे पास, और यहाँ पे पर्शियन एम्पायर थी, और यहाँ पे ये रोमन है। तो इसने सबको ने घेरा हुआ था इस्लाम को। फिर इस्लाम ने क्या किया, इमरजेंस हुई इस्लाम की, और इसने कैप्चर कर लिया ईरान को, और फिर फैलता फैलता ये तमाम रीजन में फैल गया। फिर अगर हम बात करें तो इस एरा में, इस दौर में उस वक्त दो जो थी ना, क्या कहते हैं, डायनेस्टीज़ थी, लाइक बनो उमैया और बनो अब्बास की डायनेस्टी भी ईरान से लिंक करती है। इसके अलावा जो ईरान था, ये स्टार्ट से, मतलब डे 1 से ईरान जो है ये मुस्लिम्स कंट्रोल में रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में था, उधर भी वो दिल्ली सल्तनत आती है, फिर मंगोल्स आते हैं, और उसके बाद फिर उसके बाद जो मुग़ल हैं, मुग़ल्स में फिर वो कुछ ग्रेट मुग़ल्स होते हैं, कुछ फिर पुअर किस्म के मुग़ल होते हैं, जो कि वो बिल्कुल डाउनफॉल हो जाता है उनका।
तो इसी तरह ईरान की हिस्ट्री भी इन्हीं चीज़ों से भरी पड़ी है। तो होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे सल्जूक डायनेस्टी आती है। सल्जूक डायनेस्टी क्या करती है, वो सुन्नीस को राइज़ करती है। सुन्नीस आते हैं, सुन्नीस के बाद मंगोल्स आते हैं, फिर तिर्मिज़ीस आते हैं, फिर सफ़ाविद्स आते हैं, और सफ़ाविद जो होते हैं ये शिया इस्लाम को प्रमोट करते हैं। और अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान में 95% जो ईरानी हैं वो शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर वहाँ पे लास्ट पे आते हैं नादिर शाह, जो कि जिनको हम एशियन नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा वॉर्स लड़ी, इसने ईरान के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया, तो इसको इसीलिए इसको एक लक़ब दिया गया था जिसे कहते हैं एशियन नेपोलियन। फिर कजार डायनेस्टी आती है जो कि पहलवी डायनेस्टी से बिलोंग करती है। फिर मोहम्मद शाह पहलवी आते हैं, 1979 तक इनका एरा रहता है। और फिर इनके बारे में कहा जाता है जब रेवोल्यूशन आती है तो ये भाग जाते हैं मेक्सिको में, ठीक है। और ये फिर कुछ वो रिफॉर्म्स कौन सी होती हैं, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं। फिर एंटी इम्पीरियलिज़म, आयतुल्ला ख़ुमैनी का राइज़ होता है, और फिर इनको भी एग्ज़ाइल में भेज दिया जाता है आयतुल्ला ख़ुमैनी को। तो ईरान की हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा खोल के देखेंगे तो आयतुल्ला ख़ुमैनी का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने एंटी इम्पीरियलिज़म को प्रमोट किया था और इन्होंने प्रेजेंट जो मॉडर्न ईरान है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए थे। इसको सुप्रीम लीडर भी कहा जाता है ईरान का। और इसके अलावा ईरान के इस वक्त तक 2 सुप्रीम लीडर गुजरे हैं, एक आयतुल्ला ख़ुमैनी है और एक अली। तो थर्ड पे ये रईसी साहब बने जा रहे थे, तो इसी थ्रेट से उसको शहीद करवा दिया गया था कि कहीं ये सुप्रीम लीडर ना बन जाएं ईरान के। तो ये कुछ मामला हैं। चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम बात करें तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम आते हैं। हमने पीछे जितने भी अपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जितने भी लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्रीज़, तो उनमें हमने एक लीव डेवलप करने के लिए उनकी हिस्ट्री को डिस्कस किया। हिस्ट्री को डिस्कस करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम चीज़ों को देख सकें कि जो प्रेजेंट फॉर्म हमारे पास मौजूद है वो किस तरह से आई, क्योंकि कोई भी कंट्री डायरेक्टली आया और एमर्ज हुआ, इंडिपेंडेंट बना और आके अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं किया, बल्कि उन्हें भी एक लंबी हिस्ट्री लड़नी पड़ी, कत्ल व गारत की, जंगों की, और फिर क्राइसिस उन्होंने देखे। तो फिर एंड ऑफ द डे जाके हर कंट्री ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ाइन किए हैं। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री डिफरेंट है, बट सबके वही मामला थे, वही क्राइसिस उन्होंने देखे हैं, वही फॉल हुआ उनका। तो यही हाल इसका हुआ था ईरान का। तो इसमें कत्ल व गारत रही है। जब 1979 में रेवोल्यूशन आती है, इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है ईरान के अंदर, उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद वो इस्लामिक रिपब्लिक तो बन जाता है, ईरान जो है इस्लामिक रिपब्लिक तो बन जाता है, बट करते क्या हैं ये, वहाँ पे स्टिल अभी भी रोमन एम्पायर और उनका टसल चलता है, और 1982 तक यहाँ पे कत्ल गारत आम रहती है। फिर क्या होता है, जो बादशाह के मानने वाले थे जदीद ईरान के बानी के दरमियान में एक जंग चल जाती है कि बादशाह के मानने वाले कहते हैं कि हम उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे जैसा कि हम गुजार रहे थे, बट जदीद ईरान के बानी जो है आयतुल्ला ख़ुमैनी, वो कहते हैं कि नहीं भाई, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए। तो पर वो जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, जो वो चीज़ों को मॉडर्नाइज़ कर रहे थे, वो चीज़ें लोगों से ऑब्ज़र्व नहीं हो रही थी, जिससे जो ईरान है वो 2 रीजन्स में, 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, और फिर उनके दरमियान में आपस में कत्ल व गारत स्टार्ट हो गई थी, और जिससे बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ था, ईरान अपनी डेवलपमेंट की तरफ चला गया है। अगर हम देखें ओल्ड ईरान यानी कि जिसको हम पर्शिया कहते थे, जो पर्शिया था वो कहा जाता है, कहा नहीं जाता बल्कि हिस्ट्री यही कहती है कि वो रशिया का पपेट था, यानी कि रशिया ने कह दिया, जो उससे कह दिया वही वो उसने करना था, रशिया और बेसिकली यूके। तो होता कुछ इस तरह से है, जो इमाम थे, लीडर थे, जिन्होंने ये रेवोल्यूशन को लीड किया था 1979 के अंदर, तो उनका ये मानना था अगर ईरान इसी तरह पपेट बना रहा दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ का, तो एंड ऑफ द डे होना कुछ इस तरह से है कि इस्लाम का नाम ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारी जो रियासत है, हमारी जो कंट्री है वो प्योर एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो तब ये रेवोल्यूशन आई थी। उसके बाद अगर हम देखें, रेवोल्यूशन आई है, ज़ाहिर रेवोल्यूशन आ गई, ईरान इंडिपेंडेंट हो गया, डिक्लेयर हो गई, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। तो फिर उन्होंने अपना क्या उसका कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या एट्रीब्यूट्स थी, उसकी क्या सेलिएंट फीचर्स थी, चलिए उनकी तरफ हम थोड़ा चलते हैं। तो बात करें अगर हम इसकी प्रीएम्बल क्या है, बेसिकली प्रीएम्बल ये है इफ्तिताइया में इन्होंने क्या चीज़ें मेंशन की थी। उसमें सबसे पहले लिखा था कि जो प्रेजेंट ईरान है, यानी कि मॉडर्न जो ईरान है, इसकी रेवोल्यूशन क्यों आई है और इसका पर्पज़ क्या था। पर्पज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका पर्पज़ यही था कि इस्लाम का सर्वाइवल हो और ये हमेशा
सुन्नी स्टेट शिया स्टेट बनी रहे, क्योंकि वो इमाम के मानने वाले थे और वो 12 जो इमाम थे उनके मानने वाले हैं, और वो मुस्लिम प्योरिटैनिक या एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं शिया, उस टाइप के लोग थे ईरान के। तो रेवोल्यूशन और इनका पर्पज़ पहले इसके प्रीएम्बल में डिस्कस किया गया है। फिर उसको अडॉप्ट कब किया गया था? अगर इसके अडॉप्ट की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ईरानियन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये 3 दिसंबर 1979 को इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम हेड ऑफ़ स्टेट की बात करें तो सुप्रीम लीडर होता है। अगर हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें, बाकी कंट्रीज़ को देखें, तो कहीं पे हेड ऑफ़ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है, कहीं पे किंग को बोला जाता है और कहीं पे प्रेसिडेंट को बोला जाता है। बट इस ईरान का केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो एक इस्लामिक स्टेट है, तो वो कहते हैं हेड ऑफ़ स्टेट है सुप्रीम लीडर, यानी कि बादशाह। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में उसे बादशाह कह सकते हैं, बट सुप्रीम लीडर कौन है? इसका हेड ऑफ़ द स्टेट है। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में मौजूद है, जिसके 175 आर्टिकल्स और 14 चैप्टर्स हैं, और ये एक इस्लामिक स्टेट है। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि इन्हें इबादत की इजाज़त होगी, उन्हें अपनी प्रॉपर लाइफ गुजारने की इजाज़त होगी, प्रॉपर्टी रख सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं, अपने घर बार की हिफाजत कर सकते हैं। ये तमाम तरह फंडामेंटल राइट्स हैं और इनकी फ्रीडम दी गई थी तमाम सिटीजन्स को। फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यानी कि सुप्रीम लीडर है, उसके बाद वो तमाम पावर्स एंड फंक्शंस को चलाएगा और कंट्री के मामला देखेगा। अगर हम देखें रिपब्लिकनिज़म की बात करें, तो रिपब्लिकनिज़म बेसिकली होता क्या है? रिपब्लिकनिज़म का मतलब है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसको सिलेक्ट किया जाएगा विद द कंसेंट ऑफ पीपल, यानी कि प्रेसिडेंट है या कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट है, किंग है, तो उसकी अगर हम सिलेक्शन करें पूरी आवाम मिलके, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? रिपब्लिकनिज़म है। ठीक है, तो ईरान एक रिपब्लिक, वहाँ के सुप्रीम लीडर की सिलेक्शन इसी तरह से होती है। फिर लीडरशिप की क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके पास जुडिशरी रिव्यू और पार्डन ETC जितने भी तमाम इख्तियारात हैं वो तमाम जुडिशरी को दिए जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी उनके पास होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है अकाउंटेबिलिटी। कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अगर ओवर पावर का मिसयूज़ करेगा, ओवर पावर करेगा चीज़ों को, तो उसके वो अकाउंटेबल होगा बिफोर द स्टेट या फिर वो जो सुप्रीम लीडर है उसके सामने। फिर अगर हम देखें तो सुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटी बनाई गई है। नेशनल सॉवरेनिटी किसके पास है? गॉड के पास है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूँ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान में सॉवरेनिटी अल्लाह ताला की है, यानी कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, और हम सब उसकी नायब की हैसियत से दुनिया में वर्क कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और ये प्योर जो है वो इस्लामिक नॉर्म्स में हमने हासिल की है। और फिर अगर टर्की की बात करें, टर्की कहता है हम सेकुलर हैं, हम स्टेट और मज़हब को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी अल्लाह ताला की है, और टर्की की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे वो बेसिकली है तो मुस्लिम कंट्री, बट वो स्टेट को सेकुलर लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि सुप्रीम जो सॉवरेनिटी है वो पीपल्स की है। तो ईरान बेसिकली, अब देखिए इनकी सारी जंगें और वो सारे मामला वो चली ही सिर्फ मज़हब की वजह से रही हैं, तो वो कहते हैं कि जो नेशनल सॉवरेनिटी है वो अल्लाह ताला की होगी। ठीक है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन पावर यानी कि जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव और जुडिशरी, जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो अपने अपनी डोमेन में रह के अपने काम करें, यानी कि अगर जुडिशरी के काम को लेजिस्लेचर वो ओवरलुक ना करे, वो उसमें अपनी इंटरफेरेंस ना करे, और लेजिस्लेचर के एग्जेक्टिव ना करे। तो इस तरह के जब मामला तीनों ऑर्गन्स अपने अपने डोमेन में रह के अपने अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देंगे, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा? उसके आउटकम बड़े पॉजिटिव होंगे, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की ताक झाँक करें एक दूसरे के मामलात में, तो मामला ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ है जो कि हम US के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं, वो है चेक्स एंड बैलेंस। चेक रख सकते हैं, हम एक दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन चेक्स एंड बैलेंस एंड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से अवॉइड करना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर में। चेक्स एंड बैलेंस अगर है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट देखें, रेफरेंडम की इसमें क्वालिटी मौजूद है। फिर इसकी अगर स्टेट की बात करें, इस्लामिक नेचर की स्टेट है, उसमें टोटली जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितनी भी उसकी पॉलिसीज़ बनाई गई, लॉज बनाए गए, वो तमाम अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। फिर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो पाबंद नहीं है किसी भी सुप्रीम अथॉरिटी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो 1989 में एक अमेंडमेंट पास की गई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को एबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग क्या है? ईरान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे जो सुप्रीम लीडर है, जो सबसे बड़े हेड है, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, वो इमाम होता है बेसिकली, जिसे हम
सुप्रीम लीडर बोलते हैं। और उसके बाद गार्जियन काउंसिल होती है। गार्जियन काउंसिल बेसिकली एक लिंक होती है, एक ब्रिज होता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड इमाम। तो अगर हम देखें इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स इनकलाबी ईरान की हिफाजत करता है। ये जो दस्ता है ये ईरान की इनकलाबी ईरान यानी कि जो मॉडर्न ईरान है हमारे पास, इसकी हिफाजत करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीडर ऑफ ईरान की, तो लीडर ऑफ ईरान कौन है? सुप्रीम लीडरशिप अथॉरिटी है, ठीक है। इसने तमाम तर मामला देखने होते हैं, इसके तमाम तर पावर्स इसके पास होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हाईएस्ट होते हैं सुप्रीम लीडर, ठीक है। उसके बाद गार्जियन, हमने यहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस की है। हाईएस्ट पावर किसके पास है? सुप्रीम लीडर के पास। उसके बाद गार्जियन काउंसिल और देन प्रेसिडेंट के पास। मैंने एक चीज़ पहले भी क्लियरली मेंशन की है कि सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट इनके दरमियान में लिंक डेवलप करती है गार्जियन काउंसिल, इसलिए ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अगर हम देखें इमाम खुमैनी एंड अली खुमैनी, सिर्फ ये दो सुप्रीम लीडर गुजर चुके हैं। मैंने आपको लेक्चर की बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज़ बताई थी कि अब फ़िलहाल सिर्फ दो सुप्रीम लीडर रहे हैं इमाम की इतनी लंबी हिस्ट्री में। और थर्ड जो सुप्रीम लीडर बनने जा रहे थे इब्राहिम रईसी, जिनको शहीद कर दिया गया था। और उनको शहीद करने की वजह सबसे बड़ी रीज़न, मैं यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करूँगी और शायद तनकीद भी इस पर की जाए, बट भी पॉसिबल मतलब कहा नहीं जा सकता। तो इब्राहिम रईसी को शहीद इसलिए किया गया था कि वेस्टर्न पावर्स को थ्रेट थी कि कहीं ना कहीं ये ईरान का सुप्रीम लीडर ना बन जाए, तो ये वजह थी उनको शहीद करने की। नेक्स्ट अगर देखें हेड ऑफ़ स्टेट कौन है? सुप्रीम लीडर होता है। ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट से ज़्यादा जो पावरफुल है वो कौन है? इमाम है। फिर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अथॉरिटी भी उसी के पास होती है। यानी कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि जो इमाम होता है उनका जो सेक्ट है शिया सेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट होता है वही उनका स्टेट का हेड होता है और वही उनका रिलीजियस इमाम होता है। यानी कि वो ड्यूल ड्यूटीज़ अपनी दे रहा, एट द सेम टाइम ड्यूल ड्यूटीज़ को देख रहा होता है। फिर अगर हम इसकी पावर एंड फंक्शंस की बात करें सुप्रीम लीडर की, तो पावर एंड फंक्शंस में इसमें क्या क्या आती हैं? एग्जेक्टिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर हैं, जुडिशरी की तमाम तर पावर्स इसके सुप्रीम लीडर के पास होती हैं। वो अपॉइंटमेंट्स करता है, वो बिल्स पास करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस को देखता है और कंसेंट देता है अपनी और जो बड़े बड़े अहदेस होते हैं, रैंक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी तैनाती करता है या फिर उनको डिसमिस करता है। ये तमाम तर पावर्स किसके पास हैं? ये हमारे सुप्रीम लीडर के पास हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ये नेशनल प्लानिंग को भी डिज़ाइन करता है, फॉरेन पॉलिसीज़ को भी सुप्रीम लीडर ही देखता है। ये थी इसकी पावर एंड फंक्शंस। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आता है गार्जियन काउंसिल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैंक बाय रैंक चीज़ों को देखेंगे। पहले हमने प्रेसिडेंट यानी कि इसको सुप्रीम लीडर को देखा जो कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट थे। तो उसके बाद आती है बारी गार्जियन काउंसिल ऑफ ईरान की, जो कि प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है। तो होता कुछ इस तरह से, इस 12 टोटल मेंबर्स 12 होते हैं, जिनमें 6 जूरिस्ट होते हैं यानी कि वो कानूनदान होते हैं, हाई रैंक्ड कानूनदान होते हैं 6, और 6 क्या होते हैं? मजहबी स्कॉलर्स होते हैं। फिर उनकी अगर टर्म की हम बात करें, उनका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। और फिर जिस तरह पाकिस्तान के सेनेट में है 6 ईयर टेन्योर में जो हाफ में जाके जो प्रीवियस जो मेंबरान होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और न्यू उनकी जगह पे भर्ती कर लिए जाते हैं। तो अगर हम गार्जियन काउंसिल के पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो इसकी पावर एंड फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं। रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय असेंबली कैन वीटो इट, यानी कि इसके पास वीटो पावर मौजूद है। और ये इन पार्लियामेंट यानी कि वो पार्लियामेंट का भी मेंबर होता है, ठीक है। वो पार्लियामेंट के जो इजलास होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, उन तमाम को वो अटेंड करता है। यानी कि अगर हम इजी वर्डिंग में बोले तो वो पार्लियामेंट का भी मेंबर होता है। फिर अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन कर सकता है, वो इंटरप्रेट कर सकता है चीज़ों में, और ये हमारी जो काउंसिल है। इसके अलावा इलेक्टोरल अथॉरिटीज़ के पास होती हैं, सुपरविजन ऑफ इलेक्शंस होती हैं, इलेक्शंस के में चेक्स एंड बैलेंस रखता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं प्रेसिडेंट को बेसिकली बोला जाता है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट बोला जाता है। इसका टर्म जो होता है 4 ईयर्स का होता है और एज इसके लिए रिक्वायर होती है 18 ईयर। ये क्या करता है? ये अप्रूव करता है गार्जियन काउंसिल को, ठीक है। उसमें मेंबर कितने रखने हैं, कौन से रखने हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी डिसमिस करना और उनको अप्रूवल देना, उनकी ट्रीटीज़ को अप्रूवल देना, ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। फिर मेंबर किस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं या फिर प्रेसिडेंट किस तरह से आता है? इसकी डायरेक्ट इलेक्शन होती है और इस सिर्फ एक दफ़ा ही ये बन सकता है। फिर इसकी अगर हम पावर एंड फंक्शंस देखें तो पावर एंड फंक्शंस में इसकी हमने देखें तो सेकंड आफ्टर लीडर
यानी कि सुप्रीम लीडर के बाद सेकंड रैंक किसका है। इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर भी होती हैं, और इंटरनेशनल विजिट्स कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। जैसे अगर अक्सर आपने देखा होगा ईरान के प्रेसिडेंट है, वहाँ पे सफ़र किया, वहाँ पे किया। अभी जो इब्राहिम रईसी जो प्लान क्रैश में जो शहीद हुए, तो वो भी उस वक्त इंटरनेशनल विजिट से आ रहे थे, तो उनकी शहादत हो गई थी। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल विजिट्स करते हैं, और ये हेड ऑफ़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और ये ट्रीटीज़ को भी साइन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्लामिक कंसल्टेटिव असम्बली, यानी कि पार्लियामेंट को बोला जाता है। इसमें टोटल मेंबर होते हैं 290 मेंबर्स होते हैं। 4 ईयर्स के लिए इसकी टेन्योर चलता है, और डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस होता है इसके अंदर। अगर हम पावर एंड फंक्शंस को देखें तो सबसे पहले इसके पावर है लॉ मेकिंग। इसके अलावा ये डिबेट करते हैं बिल्स पे, एक बहस मुबाहिसा जो चलता है बिल्स पे, बिल पास करना है या नहीं करना, अप्रूवल देना है या नहीं देना, या फिर कंट्रोवर्सी है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। ये तमाम तर मैटर्स देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। नेक्स्ट देखें ट्रीटीज़ पे डिबेट करते हैं। ये हेडशिप होते हैं, कमेटी की हेडशिप इसी के पास होती है। ये इन्वेस्टिगेशन की इसके पास पावर होती है। इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी भी अगर कोई भी शख्स गिल्टी पाया जाए कोई भी हीनियस क्राइम का, तो उस पर जो चेक रखनी होती है, जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो भी इसी के पास है। आगे अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी ईरान की इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जुडिशरी जो है वो फैसले करती है, जो लॉस बनाती है, या फिर जो कोई भी जुडिशरी से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, लॉज होते हैं, उनमें इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक शरिया को मद्देनज़र रखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली फैसले किए जाते हैं। फिर चीफ़ जस्टिस होता है, और एक या फिर उसको मुत्तहिद बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है उसको या तो चीफ जस्टिस बोलते हैं या तो मुत्तहिद बोलते हैं, और इसके अपॉइंटमेंट भी सुप्रीम लीडर करते हैं, और इसका टर्म होता है 5 ईयर। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के हेड की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस होते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। तो ये गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के दरमियान में अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन था, या पॉलिटिकल सिस्टम था ईरान का, जिसमें हमने डिस्कस किया, उसकी हिस्ट्री को देखा थोड़ा, कि हम चीज़ें देख सकें कि वो प्रेजेंट फॉर्म में ईरान कैसे आया। उसके बाद हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ सेलेंट फीचर्स देखी, और नेक्स्ट हमने बात की सुप्रीम लीडर की, उसके लीडरशिप के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, और अब तक जो मामला चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। उसके बाद हमने कौंसिल की बात की, नेक्स्ट हमने प्रेसिडेंट को देखा, और उसके बाद इसके पार्टी सिस्टम एंड ईच एंड एवरीथिंग, तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। तो ये ओवरव्यू था छोटा सा। नेक्स्ट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा रहता है जस्ट एक इंडिया। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है आपको ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।